अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सो देखेंगे हम कि पाकिस्तान में क्योंकि इंडस्ट्रियल बेस नहीं थी तो उसमें फिर गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले किया और कैसी पॉलिसीज़ उन्होंने अपनाई जिससे जो है इंडस्ट्रीज हमारी फ्लरिश कर सके। पाकिस्तान हैड वेरी वीक इंडस्ट्रियल बेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 आउट ऑफ 921 इंडस्ट्रीज. There were only 34 units, small units, which mainly related to ये अच्छा we've already discussed this कि ये पूरा सिस्टम था, कोई यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस नहीं थी और फिर जो कुछ थे भी तो वो बहुत रॉ मटेरियल जो होता है ना या जो सेमी फिनिश्ड गुड्स होती हैं जैसे कि शुगर हो गया, कॉटन, टेक्सटाइल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज थी। देयर वर आल्सो नो इंडस्ट्रियल जाइंट्स टू टेक अप इंडस्ट्रियलाइजेशन। कोई बड़ी ऐसी कंपनीज भी नहीं थी, कोई ऐसे इंडस्ट्रियल जाइंट्स भी नहीं थे कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लगान चढ़ा सके। तो अंडर द सर्कमस्टांसेस द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टुक द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इन द कंट्री। तो पहला था द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948. Realizing the industrial backwardness in the country, the government announced industries for which raw materials are available in the country and there is a market for the products at home and abroad. ठीक है, तो हमारा फोकस क्या था 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का कि उन चीज़ों पे आप तवज्जो देंगे, उन चीज़ों की प्रोडक्शन पे आप तवज्जो देंगे, ऐसी इंडस्ट्रीज आप लगाएंगे जो जिसका रॉ मटेरियल हमारे पास डोमेस्टिकली हमारे मुल्क में मौजूद है। ठीक हो गया। एंड there's a market for the projects at the home and abroad. और साथ में they made sure कि उसकी मार्केट भी हो यहाँ मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी। फॉर एग्जाम्पल द जूट, कॉटन, कंज्यूमर कस्टमर हाइड एंड स्किन्स इंडस्ट्रीज वर गिवन प्रायोरिटी फॉर एस्टैब्लिशमेंट। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जूट हमारे पास बहुत थी। उसके बाद 1948 में तो हमारे पास जो पाकिस्तान का जो हिस्सा था, जो बांग्लादेश है, उस टाइम भी हमारे पास था और वहाँ जूट वहाँ से बहुत जूट जो है ना बन के और पूरी दुनिया में जो है एक्सपोर्ट की जाती थी। तो जूट हमारे पास था, कॉटन थी, कंज्यूमर गुड्स और हाइड्स थी और स्किन्स थी और इस तरह की चीज़ें थी। तो इनको बहुत ज़्यादा इनको स्टैब्लिश करने पे ज़्यादा तवज्जो दी गई क्योंकि ये हमारी होम जो है ना इसमें हमारे पास रॉ मटेरियल्स अच्छे थे। एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग grew at a rate of 23.6% from 1949 to 1954। ठीक है, क्योंकि उस पर इतना ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी। तो देखें तवज्जो का क्या असर हुआ कि 23% इशारिया 23.6% जो है इसके अंदर इंक्रीज आया आपकी इसकी मैन्युफैक्चरिंग का जो इसमें ग्रोथ जो थी। ठीक है, ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी इसमें इतना हुआ। फिर सेटिंग अप PIDC। तो जो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसका यही था कि उसका मेन मकसद ये था, उसको सेटअप करने का यही मकसद था कि वो ज़्यादा इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सके। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 फॉर द प्लानिंग, प्रमोशन, ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स फॉर सेटिंग अप लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। इनका क्या काम था? प्लान करना, प्रमोट करना, ऑर्गेनाइज करना और साथ में फिर जो चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, जो जिस तरह के प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन मतलब ऑन ग्राउंड। फॉर सेटिंग अप लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, इट एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज इन दोज फील्ड्स विद प्राइवेट कैपिटल वाज शाई। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इन्होंने ऐसी जगहों पे पैसे लगाए या ऐसी इंडस्ट्रीज में पैसे लगाए या उस पर उसको प्रमोट किया जहाँ पे प्राइवेट कैपिटल इतना ज़्यादा होता नहीं था। ठीक है, प्राइवेट कैपिटल क्योंकि दे लुक फॉर प्रॉफिट, उनको ये होता है कि जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो वहाँ अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्होंने ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे ऐसे एरियाज जहाँ पे कोई इतना ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी वहाँ पे किया। द प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हैवी कैपिटल PIDC एस्टैब्लिश्ड 60 इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, with the capital outlay of rupees 1227 million from 1952 to 1972। इस टाइम में इन्होंने माइनिंग पे और जो छोटे और जो इंडस्ट्रियल बेस जो 60 इंडस्ट्रियल और माइनिंग के जो है उन्होंने प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश भी किए और तकरीबन जो है उस पर कितना पैसा उनका लगा या लागत कितनी आई? तो 1227 मिलियन उन्होंने इस 20 साल के अरसे में इसके ऊपर खर्च किए। तो द नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन जनवरी 1972 बाय द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट इन्फ्लिक्टेड अ हैवी ब्लो टू PIDC। ठीक है, अब जब नेशनलाइज हो गया सारा कुछ, इंडस्ट्रीज नेशनलाइज हो गई, तो जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आई थी, जब भुट्टो साहब आए, तो उन्होंने नेशनलाइजेशन का एक काम कर दिया कि जो इंडस्ट्रीज जो है जो प्राइवेट भी थी उनको भी नेशनलाइज कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि इसको PIDC की रोल पे बहुत मतलब उस पर बहुत फ़र्क पड़ा या उस पर असरअंदाज हुआ। नेशनलाइज इंडस्ट्रीज वर गिवन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फॉर ऑफ होल्डिंग कॉरपोरेशंस। ठीक है,
और फिर जो है ये जो जितनी भी नेशनलाइज इंडस्ट्रीज होगी थी, जितनी भी इंडस्ट्री जो प्राइवेट थी उनको नेशनलाइज कर दिया, फिर उनको एडमिनिस्ट्रेट जो है वो इनके कॉरपोरेशन के कंट्रोल के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के नीचे आ गई। ठीक। अच्छा, प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट, और फिर आपको पता है कि इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्रेडिट होता है, जो जो सरमाया होता है, जो फर्स्ट सरमाया होता है, ठीक है, जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होती है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। अगर बहुत सारे लोग काम भी करना चाहते हैं लेकिन दे डोंट हैव द रिसोर्सेज एंड स्पेसिफिकली द क्रेडिट, तो in order to meet the working and fixed capital requirements for industries set up in private sector, the government of Pakistan established a number of specialized credit institutions. इन्होंने credit institutions बनाए such as PI, CIC, Pakistan Industrial Credit and Investment Corporation 1957, IDBP, ठीक है, ये तो पता है, Industrial Development Bank of Pakistan in 1961, ICP Investment Corporation of Pakistan in 1966, NDFC National Development Finance Corporation, तो ये सारी क्या थी, they all were helping with the credit facilities कि जल्द से जल्द और ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट या इन टर्म्स ऑफ जो है फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है उसमें इस्टेब्लिश करने में वो, ठीक है। इक्विटी पार्टिसिपेशन फंडिंग सेक्टर, तो इस तरह के उन्होंने डिफरेंट किस्म की कॉर्पोरेशन और डिफरेंट किस्म के ऐसे इदारे बनाए जो कि खास कर इस काम के लिए बने थे कि वो फाइनेंशियल जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट की जो प्रोविजन है वो उसको जो है ना दे मेक श्योर कि ये क्रेडिट फैसिलिटीज हर एक तक हो। फिर टैरिफ प्रोटेक्शन किया। टैरिफ से क्या होता है कि टैरिफ इज अ काइंड ऑफ टैक्स, ठीक है, एक तरह का टैक्स होता है जो कि लगाया और हटाया जाता है टू कंट्रोल पीपल्स कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल के इससे ज़्यादा तादाद में जो है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई परफ्यूम्स हैं, कोई लग्जरी कार्स हैं, वो मुल्क में ना आए तो वो उसके ऊपर हैवी टैरिफ लगा देते हैं ताकि लोग क्या करें, उसकी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से उसको ना खरीदें। The government of Pakistan from 1953 to 1964 promoted industrialization in the country by giving tariff protection to local industries. टैरिफ प्रोटेक्शन दी, ठीक है, किस तरह से कि वो चीज़ें जो लोकल इंडस्ट्री बना रही थी अगर बाहर से आ रही थी तो उसके ऊपर टैरिफ्स लगा दिए थे, तो उसकी उससे जो इम्पोर्टेड गुड्स होती थी वो महंगी हो जाती थी और लोकल इंडस्ट्री की चीज़ें सस्ती होती थी, तो एक तरह का उनको एज मिल गया था। ऑल इम्पोर्ट्स इन पाकिस्तान वर रेगुलेटेड बाय सम फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव कंट्रोल, ठीक है, तो जो भी इम्पोर्ट्स हो रही थी पाकिस्तान में वो सब रेगुलेटेड थी, मतलब वो एक कड़ी उससे गुजरती थी कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वांटिटेटिव कंट्रोल का मतलब है कि क्वालिटी इसके ऊपर क्वालिटी का कंट्रोल नहीं था, नंबर पे कंट्रोल था कि फॉर एग्जांपल 1000 से ज़्यादा गाड़ी नहीं आएगी या 500 से ज़्यादा जो है ना ये वाला महंगा ये चीज़ यहाँ नहीं आएगी, तो क्वांटिटेटिव कंट्रोल से टैरिफ्स थे, ठीक। अच्छा, फिर जो है स्टॉप एज शेयर विंडो, ओके। अच्छा, अब हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल स्टेट्स। फिर लार्ज इंडस्ट्रियल स्टेट क्या होता है कि जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज इकट्ठी होती हैं, कोई ऐसा एरिया होता है दूर दराज शहरों से ज़्यादातर, और वहाँ पे क्या सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, वहीं पे ऑफिस होते हैं, इंडस्ट्रीज़ को जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे रेगुलेशन से रिलेटेड है, चाहे वो जो है उससे रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, या कोई और फैसिलिटी की ज़रूरत है और गवर्नमेंट की कंट्रोल की ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो एक उसको स्टेट कहा जाता है, ठीक है। In order to encourage the establishment of industries, the government has set 72 industrial states in the 4 provinces of the country, ठीक है, पूरे 4 सूबों में उन्होंने 72 से जो है 72 तक industrial states बनाए। In these industrial states which are located in the suburbs of big cities, जो कि दूर दराज इलाकों में मौजूद थे ना बड़े शहरों के, तो द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड लैंड प्रोवाइड की, गैस प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, रोड्स प्रोवाइड की, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री। देखिए, तो जो जो चीज़ें एक इंडस्ट्री को चलने के लिए ज़रूरत होती है वो सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने उनको वहाँ पे प्रोवाइड की, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है एक्सपोर्ट बोनस स्कीम। अब एक्सपोर्ट बोनस स्कीम क्या होता है, ये एक स्कीम थी जो कि 1972 में जो है हुई, ठीक है। द एक्सपोर्ट बोनस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1959 व्हिच रिमेन्ड इफेक्टिव अप टिल 1959 से शुरू होकर 1972 तक ये चली। और इसमें क्या होता था कि जो जो लोग एक्सपोर्ट करते थे, इंकरेज करने के लिए लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को और बिजनेसमैन को इंकरेज करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर सकें और ज़रा मुबादला लेकर आए हमारे मुल्क में, तो इसके लिए उनको बोनस दिया जाता था, ठीक है, मतलब उनको इंसेंटिवाइज किया जाता था। अंडर दिस scheme, the exporters of manufactured goods of Pakistani industries was entitled to receive a specified percentage of his export earnings for import of machinery and industrial. अच्छा,
जितनी चीज़ें वो एक्सपोर्ट करता था उसका एक ख़ास परसेंटेज उसको अलाउ किया जाता था फॉर इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी, ताकि वो मशीनरी और जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हैं, जो चीज़ें उसको चाहिए हैं बाहर से, वो मंगवा सके फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेबल्स। ठीक है, तो जो चीज़ें कुछ थी इम्पोर्ट जो आप इम्पोर्ट कर सकते थे, लेकिन आपको तब मिलती थी जब आप एक्सपोर्ट भी करोगे, तब एक्सपोर्ट के बाद आपको एक परसेंटेज मिलती थी अपनी एक्सपोर्ट के अमाउंट की, कि आप इतने पैसे की है, इतनी ये वाली चीज़ आप बाहर से मंगवा सकते हैं। तो बहुत हैवी स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स थे और स्ट्रिक्ट किस्म की रिस्ट्रिक्शंस थी। द स्कीम हेल्प अ लॉट इन द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द कंट्री, और फिर लोग बहुत इसने बहुत मदद दी थी प्रमोशन में। ठीक है, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब बाहर से कोई मुल्क की कंपनी या कोई इंसान जो है जिसके पास पैसे होते हैं तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, तो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई कारोबार शुरू करता है या अपना कोई कारोबार है वहाँ उसको यहाँ तक फैलाता है, तो एक तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। पाकिस्तान अटैचेस हाईएस्ट इंपॉर्टेंस टू द इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो हमें, आपको पता है कि वो हमें फॉरेन करेंसी देती है, और फिर फॉरेन करेंसी पे डिमांड और सप्लाई उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पैसे की कदर कीमत ऊपर नीचे होती है, उसकी जो है फिर परचेजिंग पावर पे बहुत असर पड़ता है। सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन कंट्री, फॉरेन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द रैपिड इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1960। बहुत ज़्यादा कैपिटल, जो फॉरेन कैपिटल उसका भी हाथ है, जो 1960 की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बहुत रैपिडली जो है ग्रो कर रही थी उसमें। एंड द फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज रिमेन्ड uneven due to a number of constraints such as economic sanctions on nuclear test, हपको एंड आईपीपी इश्यूज एक्सेट्रा। मुझे हपको एंड आईपीपी इश्यूज का तो नहीं पता, इसको आप गूगल कर लेना, लेकिन ये है कि ये अनइवन रहा, मतलब एक जैसा नहीं रहा कि हर वक्त ही हमें अच्छी एड मिलती रही, सॉरी इन्वेस्टमेंट मिलती रही, बल्कि ऐसा है कि कभी ज़्यादा हो जाती थी, कभी कम हो जाती थी। और इसकी एक खास वजह, दो खास वजह इन्होंने बताई हैं, कि एक तो न्यूक्लियर टेस्ट आप नहीं करेंगे लोगों की, उसकी वजह से सैंक्शंस लगी थी दूसरे ममालिक की, कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, और साथ में आप क्या करेंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगी थी। ठीक है ना, कि अगर आप ये करेंगे तो फिर हम आपको लोन नहीं देंगे और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो प्रेशराइज करने के लिए अक्सर ऐसे लोग करते हैं, कंट्रीज करते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, फिर क्या हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पीपीपी है, इन सिलेक्शन मैनिफेस्टो 1968 announced that if the PPP comes in power, they will nationalize all the basic industries, private and domestically owned banks, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। वो लोग क्या अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ लेकर आए थे, जो उनका जिसको क्या बोलते हैं, उनका जो मंशूर था उसमें वो ये पॉइंट लेकर आए थे, और कि हम जो है नेशनलाइज कर देंगे सारी बेसिक इंडस्ट्रीज को, मतलब प्राइवेटली ओन नहीं होंगी, बल्कि गवर्नमेंट जो है इनको लुक आफ्टर करेगी और सब कुछ करेगी। और प्राइवेट और डोमेस्टिकली ओन बैंक, जितने भी बैंक्स हैं और इसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये सारे के सारे प्राइवेट, सॉरी ये सारे के सारे नेशनलाइज हो जाएंगे। पीरियड ऑफ 1972 to 97 was a period of bad luck to PPP and the country. The growth of nationalized industries came to halt. There was a flight of capital। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये साल अच्छा, ये साल कुछ अच्छे साबित नहीं हुए, इसमें फ्लड्स भी आ गए थे और भी कुछ इश्यूज थे, इकोनॉमिक इश्यूज भी थे पूरी दुनिया को, और फिर पाकिस्तान को भी। और तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो नेशनलाइजेशन थी और इसकी नेशनलाइजेशन की वजह से ग्रोथ हो रही थी इंडस्ट्रीज में, वो ख़त्म हो गई। और फ्लाइट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जब लोग मुल्क का पैसा उठा के बाहर मुल्कों में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे या वेस्ट हो जाएगा या उतना कमाएगा नहीं, तो बाहर ज़्यादा कमाएगा। डीरेगुलराइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। डीरेगुलराइज का मतलब है कि आप जब उसके ऊपर से जो कोई स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वो हटा दें, उनको खुद फंक्शन करने दें। और लिबरलाइजेशन का भी मतलब ये कि आज़ाद करना। ठीक है, इन द सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, जो हमारा छठा 5 ईयर प्लान था 1983 to 1988 तक, इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज इनकरेज्ड बाय इंप्रूवमेंट इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वो हुआ। तो अ पैकेज ऑफ deregularization and liberalization of the economy encourage the private sector to take part in industrial development of the country। जब आप देखिए सारा कुछ प्राइवेटाइज कर, सारा कुछ आप नेशनलाइज कर देते हैं, तो फिर आप प्राइवेट लोगों को जो है इनकरेज डिस्करेज कर देते हैं कि वो भी पार्टिसिपेट कर सके, प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर सके। तो इस सिक्स 5 ईयर प्लान में जो है हमारा क्या था कि हमने रेगुलराइज करना है, और साथ में हम लिबरलाइजेशन करनी है, कि मतलब ताकि खुद जो है प्राइवेट ओनरशिप हो सके, और जो है लोग अच्छे तरीके से एफिशिएंट तरीके से काम करें। ठीक, इसके बाद क्या था, प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम 1991 में। फिर प्राइवेटाइजेशन आ गया, पहले नेशनलाइजेशन किया था, मतलब सारा कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करी थी। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट इतनी
इनएफिशिएंट थी, उनको नज़र आ रहा था कि बहुत करप्शन भी है वगैरह वगैरह, तो फिर उन्होंने वापस प्राइवेटाइज की। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कैपिटल बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन द प्राइवेट सेक्टर, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस्ड प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम 1991। ठीक है, ऑल द स्टेट ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नाउ ग्रेजुअली प्राइवेटाइज्ड बाय द यूनिट बाय ऑक्शनिंग देम टू लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, आप लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, और जो जो चीज़ आपके पास होती है, मतलब ये इसकी बात हो रही है ना, ये 2000 उसकी, सॉरी, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, तो उनको आप क्या कर देते हैं, यू सेल देम, और फिर वो लोग चलाते हैं। तो द ग्रॉस बाय द एंड ऑफ, अच्छा सॉरी, द ग्रॉस प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स स्टूड एट ₹61 बिलियन। तो ये जो ग्रॉस प्राइवेटाइजेशन जो हम लोगों ने की, उसकी वजह से जो हमें फायदा हुआ है वो तकरीबन 61 बिलियन रुपयों तक का हमें फायदा हुआ। ठीक है, the privatization program is attracting domestic as well as foreign capital in the industrial sector। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो फिर हर कोई उसमें जिसके पास पैसे हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। फिर उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। प्रोसेसिंग जोन्स क्या होते हैं, जोन ये होता है कि कोई ब्लॉक है कंट्रीज का, और जैसे कि G20 ब्लॉक है या यूरोपियन यूनियन है, इसको हम जोन, फिर उन्होंने जो अपना इलाका है उसको एक कॉमन जोन बनाया हुआ है, कॉमन मार्केट बनाया हुआ है। ठीक है, इसको जोन कहते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग zone क्या है, the government has set up export processing zones at Karachi, Sialkot, Lahore, Rawalpindi, Peshawar for providing facilities to exporters। अब वो लोग जो कि एक्सपोर्टर्स हैं, जो कि बाहर यहाँ से सामान बाहर बेचते हैं बाहर मुल्कों में, तो उनके लिए इन्होंने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए हुए अलग अलग, कराची में बनाया, सियालकोट में बनाया, लाहौर में, रावलपिंडी में, पेशावर में। ठीक है, ताकि क्या हो सके, एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट किया जा सके। तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, बैंक की ज़रूरत है, किसी रूल रेगुलेशंस की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती है। At these export processing zones, जो है all types of basic facilities such as telecommunication, banking, insurance, water, electricity sector have been provided under one window service। ठीक है, एक ही दुकान या एक ही जगह जो है आपको सारा कुछ हेल्प हो जाता है, चाहे वो इंश्योरेंस से हवाले से हो, बैंकिंग के हवाले से हो, मतलब जो एक्सपोर्टर्स को जो चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, the facilities provided in the zones are attracting foreign capital, and modern management skills are now available to exporters for increasing the exports। ठीक है, तो फिर उनकी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। फिजिकल एंड मॉनेटरी इंसेंटिव्स for ensuring the rapid growth of the industrialization both in the rural and urban areas, the government has given a number of fiscal and monetary incentives। Fiscal incentive का क्या मतलब है कि आप लोगों को सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करें, और monetary incentive का मतलब है कि आप उनको पैसे की या माली इमदाद करें। ठीक है, the 3-year income tax holiday to new industries। पहले 3 साल जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसको पहले 3 साल टैक्स से उसको क्या किया जाता है, उसको उस पर टैक्स माफ कर दिया जाता है। ठीक है, सो इनकम टैक्स हॉलीडे टू न्यू इंडस्ट्रीज, रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटीज, और उनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज होती हैं। ठीक है, कस्टम्स क्या होते हैं, मतलब जब आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसमें जितने से गुजरता है ना, सिक्योरिटी चेक से, या वो कस्टम्स कहा जाता है। एंड सेल्स टैक्स ऑन इम्पोर्टेड मशीनरी, और सेल्स टैक्स भी नहीं लगाते थे वो, कि अगर कोई मशीनरी मंगवा रहा है बाहर से, बजाय इसके कि वो मेकअप मंगवाए, ज्वेलरी मंगवाए, बैग्स मंगवाए, अगर वो दरअसल कोई सही इम्पोर्ट मशीनरी को इम्पोर्ट कर रहा है, तो फिर उसको क्या कर देते थे, उसको थोड़ी छूट दे देते थे। आर लाइकली टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो डिलीशन पॉलिसी क्या थी, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड a deletion program for more than 1,000 industries units। The objective is the attaining of self-reliance in engineering sector and ensuring transfer of technology। अब डिलीशन वो पॉलिसी क्या थी कि छोटे छोटे बहुत से यूनिट्स उनको इकट्ठा कर देते थे, मर्ज कर देते थे, ताकि क्या हो सके, सेल्फ रिलायंस हो सके, खुद पे रिलाई कर सकें। या रिलायंस का मतलब ये भी होता है कि आप खुद को जो है ना संभाल सके। अच्छा, ट्रेड विद अफगानिस्तान, फिर इन ऑर्डर टू allow our trade to an industry to develop, the trade with Afghanistan has been liberalized। उसके साथ हम लोग अच्छे खुले तरीके से वो कर रहे हैं। आजकल क्या कहते हैं, ट्रेड। ठीक है, ट्रेड विद अफगानिस्तान हो गया। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, फिर जैसे आपने आपको पता है कि जब जो चीज़ पब्लिक होती है, जो हुकूमत की होती है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, जो प्राइवेट होती है उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, तो इस पर इम्प्रूव आया काफ़ी। और नीचे आप पढ़ने के इसमें कैसे है, इसमें कोई ऐसी कोई उसकी साइंस की बातें नहीं है। तो रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, अच्छा, रिडक्शन इंटरेस्ट रेट क्यों किया है, द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द इंटरेस्ट रेट इन ऑल सेविंग स्कीम्स
वो चाहते हैं कि जितनी भी स्कीम्स हैं सेविंग की, उसका इंडस्ट्रियल जो वो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम से कम हो. द बैंक रेट्स ऑन शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स हैव आल्सो बीन ब्रॉट डाउन टू हेल्प द इंडस्ट्री टू एक्सपैंड प्रोडक्शन. जब जितना इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो लोग सेव नहीं करना, इन्वेस्ट के बजाय सेव करना चाहेंगे, और जब वो सेव करना चाहेंगे तो फिर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और फिर इंडस्ट्रीज का क्या हाल होगा. तो इस वजह से इनको लो रखा हुआ है, ताकि एक तो आसानी से लोग लोन ले सके, ताकि और उनको वापसी पे इतने ज़्यादा पैसे ना पे करने पड़े वगैरह वगैरह. ठीक. लॉन्ग टर्म टेक्सटाइल पॉलिसी. फिर लॉन्ग टर्म टेक्सटाइल पॉलिसी का क्या? लॉन्ग टर्म टेक्सटाइल पॉलिसी इज बीइंग drawn to prepare Pakistan to compete in a quota-free and restriction-free market by 2005. अच्छा, ये शायद गलत लिखा हुआ है इसमें, 2005 नहीं होगा. ठीक है. इसके अलावा और क्या है? सेल्फ असेसमेंट स्कीम. सेल्फ असेसमेंट में यहाँ मैंने लिखा है टैक्स सरेंडर. ठीक है. तो यहाँ पे मुझे क्या मतलब समझ आ रहा है? इन द फेडरल बजट 2003 to 2004, the public companies have also been allowed the public companies have also been allowed to declare their income under self assessment scheme. अच्छा, सेल्फ असेसमेंट स्कीम क्या थी? कि आप कंपनीज को खुद ही इजाजत दे रहे थे और उनको मौका दे रहे थे कि आप अपने आप को खुद आकर रजिस्टर कराएं. ठीक है. ये ना कि फिर हमें आप पे जोर जबरदस्ती करनी पड़े. अच्छा, फिर इनकम फ्रॉम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट. द इनकम फ्रॉम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स. ठीक है. ये आपका जो है ऐसा है कि इसको उन्होंने एग्जाम्पशन दे दी थी कि अगर आप इसको वो करना चाहते हैं तो आपके ऊपर इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है. और इसका मकसद क्या था? ताकि आईटी को या कंप्यूटर्स को क्या दे सके, फरोग दे सके. रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स. फिर द गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड corporate industrial restructuring. अच्छा, restructuring corporations for revealing or reviving or disposing of 668 sick industrial units through open public. ठीक है. वहाँ पे उसको इंडस्ट्रियल जो जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो सिक है, तो उन्होंने उसको क्या किया है? ओपन पब्लिक के थ्रू जो डिस्पोजिंग की है उसकी, और जिनमें काम हो सकता था, ठीक हो सकता था, उसको रिवाइव किया है. द CIRC has disposed of 53 cases worth rupees 4.7 billion in 2 years by 2003. उसके 2 साल तक के अंदर अंदर उन्होंने इतना इतना काम किया. ठीक है. तो these were some of the policies that were used to help develop the industry sector.